नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। तिब्बती लोगों की खबरों का स्पेशल बुलेटिन तिब्बत न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका सेठी। जापान की यात्रा के बाद परम पूज्य दलाई लामा अब जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जहां वो बौद्ध स्थानों का दर्शन करेंगे। इसी के साथ ही वो स्कूल के बच्चों को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वो बच्चों को धार्मिक स्थानों के बारे में बताएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1956 में भी परम पूज्य दलाई लामा भारत आए थे? उस वक्त गौतम बुद्ध की 25वीं सालगिरह थी। कैसी रही उनकी यात्रा और क्या कुछ किया उन्होंने भारत में, आइए आपको दिखाते हैं। दलाई लामा एक ऐसी शख्सियत जिसने ताकत का सामना शांति और अहिंसा के विचारों के साथ किया। समूचे तिब्बत के प्रतीक पुरुष माने जाने वाले दलाई लामा शांति का संदेश देकर ही करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने। उनकी शख्सियत ने तमाम सरहदों को पार करते हुए हर आम और हर खास व्यक्ति पर अपना असर छोड़ा। विश्व भर में शांति और भाईचारे का प्रचार करने वाले दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के ताकसेर में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम लाओ दोंडुप था और 14वां दलाई लामा घोषित करने के बाद उन्हें तेंजिंग ग्यात्सो का नाम दिया गया। दलाई लामा ने अपनी मठ की शिक्षा 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जोखांग मंदिर से बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट हासिल की। दलाई लामा 1949 में उस वक्त चर्चा में आए जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। ऐसे वक्त में दलाई लामा पर एक राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेदारी आ गई। तिब्बत को इस संकट से बचाने के लिए उन्होंने कई बार बीजिंग जाकर बातचीत भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1959 में ल्हासा में चीनी सेना ने तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसके बाद दलाई लामा को निर्वासित होना पड़ा और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आ गए। दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठाया, जिस पर 1959, 1961 और 1965 में 3 प्रस्ताव पारित हुए। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया, जिसका मकसद तिब्बतियों का अस्तित्व बचाना और उन्हें बुनियादी अधिकार दिलाना था। 11वीं तिब्बती संसद के सदस्यों का चुनाव भारत और दुनिया के 33 देशों में रहने वाले तिब्बतियों के एक व्यक्ति एक मत के आधार पर हुआ। धर्मशाला में केंद्रीय निर्वासित तिब्बती संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलाकर कुल 46 सदस्य चुने गए। तिब्बत की आजादी को लेकर उनके अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। शांतिपूर्ण संघर्ष करने के साथ साथ दलाई लामा विश्व भर में शांति के प्रतीक के रूप में उभरे। दलाई लामा की शख्सियत को देखते हुए उन्हें 1959 से लेकर 2010 तक तमाम विश्वविद्यालयों से करीब 60 डॉक्टरेट मिल चुके हैं। अहिंसात्मक आंदोलन के बीच दलाई लामा लेखन से भी जुड़े रहे और उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी। शांति और अहिंसा के प्रचार के लिए दलाई लामा 52 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके हैं। सत्ता, ताकत और दमन के खिलाफ इस शख्स ने जिस जीवट के साथ अपना संघर्ष जारी रखा, वो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। I really appreciate your interest or your concern, and also you are expecting some big news, but I have nothing to offer. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तिब्बत पीपल्स सॉलिडारिटी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं का ऐलान है कि इनका संगठन हर बुधवार को तिब्बत में चीन विरोधी प्रदर्शन करेगा। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और एक ही समय पर हर बुधवार को किया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये वही संगठन है जिसने कुछ दिन पहले तिब्बत में स्थित चीन के एक सरकारी कार्यालय में चीन का राष्ट्रीय झंडा हटाकर तिब्बत का झंडा फहरा दिया था। इससे निपटने के लिए तिब्बत के अलग अलग इलाकों में चीनी सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती कर दी गई है। तो हम आपको बता दें, तिब्बत पीपल सॉलिडारिटी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि वो हर बुधवार एक ही समय पर प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें, ये वही संगठन है जिसने पिछली बार चीनी झंडा हटाकर तिब्बत का झंडा फहरा दिया था। तो अब उन लोगों ने ऐलान किया है कि वो हर बुधवार को प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा।
इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रामुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, जिस तरह से इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि वो हर बुधवार को और इसी समय पर प्रदर्शन करेंगे, तो क्या सुरक्षा की किस तरह से तैनाती की गई है? जी कृतिका, हम आपको बता दें कि जिस तरह से तिब्बत पीपल्स सॉलिडेरिटी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने खुले तौर से ऐलान कर दिया है कि अब हर महीने हर बुधवार को ये अब समय समय पर अपने विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, अपना विरोध इसी तरह से जताते रहेंगे। अब चीनी शासन व्यवस्था के सामने एक चुनौती की तरह ये लोग सामने उभर करके आए हैं। ये उसी संगठन के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले चीन के कार्यालय के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया था। तो चीन के लिए अब कहीं ना कहीं चिंता की बातें बनती जा रही हैं। चीन ने अब वहां पर अपने सुरक्षा के जवान तैनात कर दिए हैं। अब चीन को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना जरूर होगा। जी, तो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? हालांकि अगर पिछली बार की बात करें तो उन्होंने चीनी झंडा हटाकर तिब्बत का झंडा फहरा दिया था, तो इस बार किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा? जी, जो इनका जो विरोध प्रदर्शन होता है अक्सर आमतौर पर बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। ये लोग मूक प्रदर्शन करते हैं, वहां पर झंडे लहराते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था से होता है। तो ये सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए, दुनिया के सामने अपना अस्तित्व कायम करने के लिए, अपना अस्तित्व जताने के लिए इस तरह के प्रदर्शन बहुत लंबे समय से करते आए हैं। और फिर से चीनी दूतावास के, जिस तरह से हिंदुस्तान में भी चीनी दूतावास के सामने और फिर तिब्बत के अंदर भी चीन के सरकारी कार्यालयों के सामने इस तरह के विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जता देना चाहते हैं कि इनका अपना वजूद भी है, इनका अपनी कुछ मांगे भी हैं जिसको लेकर के ये आगे भी बढ़ते रहेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रामुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए। तो तिब्बत पीपल्स सॉलिडारिटी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि वो हर बुधवार को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। उधर तिब्बत के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इसी को लेकर मेलबर्न के रीजनल तिब्बतन एसोसिएशन में एक पारंपरिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली कार्यशाला का आयोजन किया गया। तिब्बत के मुद्दे का हल निकालने के लिए ही केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की इस नीति को सामने लाया गया है। इस पारंपरिक कार्यशाला को पेश करने वाले तिब्बतियों ने अपने धर्म गुरु परम पूज्य दलाई लामा श्री दागपो सोनम नोर्बो और ऑस्ट्रेलिया में तिब्बत कार्यालय के 2 दूसरे अधिकारियों को प्रतिनिधि के तौर पर रखा। प्रतिनिधि कर रहे दागपो सोनम नोर्बो ने इस कार्यशाला की नीति के बारे में बताया और इसके विकास के बारे में एक छोटा सा परिचय दिया। मिडिल वे अप्रोच की एक वीडियो भी इसमें दिखाई गई। सूचना और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस कार्यशाला के दौरान इनके प्रतिभागियों को भी दिखाया गया था। इस मिडिल वे अप्रोच की बुकलेट तिब्बती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बांटी गई। तिब्बती सन्यासियों को और धर्म के प्रति इनकी आस्था को बचाए रखने के लिए कोशिश की जा रही है। चीन की तरफ से तिब्बतियों पर लगातार दमन नीति बढ़ती जा रही है और इसे रोकने की दिशा में अब जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। दमन नीति से परेशान होकर जो तिब्बती अपने आप को जला रहे हैं, उन्हें चीन की राजधानी काठमांडू से अब भारत में लाया जा रहा है। मठ में रह रहे एक सन्यासी ने बताया कि तिब्बत के लोगों पर चीन की दमन नीति इस तरह से थोपी जाती है कि इन्हें मजबूर किया जाता है। खुद को जलाने और आत्महत्या करने के लिए इन सभी को मजबूर किया जाता है। साथ में ये भी बताया कि ये खुद एक बार कोशिश कर चुके हैं अपने आप को जलाने की, लेकिन इसके दोस्त ने उन्हें बचा लिया। नेपाल में जो भी तिब्बती यहां उपचार लेने की कोशिश करते हैं या फिर यहां से भागने की कोशिश करते हैं, नेपाल पुलिस ने उनके ठिकानों को अच्छी तरह से पहचान लिया है। ऐसे में तिब्बती समर्थकों का काठमांडू में रहना और भी मुसीबत भरा हो गया है। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जनता टीवी के साथ।